हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर में टॉपिक 7.6 और टॉपिक 7.7 पढ़े थे, जिसमें हमने हाउ इज द सेक्स ऑफ ए बेबी डिटरमाइंड और हमने सेक्स हार्मोन्स के अलावा कुछ और ऐसे हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था जो हमारी हेल्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आज के सेशन में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टॉपिक 7.9 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आपने इससे पहले हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इतने टाइम में आपको क्या करना है, हमारे चैनल पेज को विजिट कर लेना है, जहां पर आपको हमारी क्लास 6 से 12 की सारी वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके साथ हमारे इस टॉपिक 7.9 की रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलिए, द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। अब आपने देखिए सुना होगा, कई बार हम कहते हैं ना कि वो जो जो पर्सन है वो इतना फिट है, वो इतना हेल्दी है, या फिर वो इतना कमजोर है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा वीक है वो, तो हम उसके एक तरीके से इंडिविजुअल हेल्थ बताते हैं कि उसकी हेल्थ कैसी है। तो जब हम ये बताते हैं कि कोई भी पर्सन कितना फिजिकली फिट है और कितना मेंटली फिट है, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल हेल्थ कहते हैं। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू बी हैव ए बैलेंस डाइट। अब देखिए, हम जो किसी भी एज को आप कह सकते हैं, आप अगर 1 मंथ के किसी बेबी को भी बोले, या फिर आप किसी 1 ईयर के बॉय को या गर्ल को बोले, या फिर आप कह सकते हैं आप किसी भी 13 14 और आप कह सकते हैं 60 90 जितने भी ईयर्स का कोई भी पर्सन हो, ठीक है, मैक्सिमम एज टू मिनिमम, मिनिमम एज टू मैक्सिमम एज, सभी को क्या चाहिए, किसी भी एज का ह्यूमन बीइंग हो सभी को एक बैलेंस डाइट चाहिए। क्या चाहिए? बैलेंस डाइट चाहिए। अगर कोई भी पर्सन बैलेंस डाइट नहीं लेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो वो वीक हो रहेगा या फिर उसे आगे चल के बहुत ज्यादा डिसीज का खतरा बना रहेगा। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइजेस। और हर पर्सन को क्या करना चाहिए? पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, रोज नहाना चाहिए और एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करती रहनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज की कमी नहीं हो, क्योंकि और स्पेशली एडोलेसेंट्स के लिए, क्योंकि इस एज में जो उनकी बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा ग्रो अप कर रही होती है। तो अगर इस समय एक्सरसाइज या फिर वो ज्यादा मूव नहीं करते हैं अपनी बॉडी को, तो उससे क्या होता है, उनकी बॉडी में हाइट उनकी इतनी ग्रो नहीं कर पाती है, कई सारी चीजें होती है, उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर these become more essential as the body is growing। और अगर हम एडोलेसेंस में बात करें, मैंने भी आपको बताई था, तो इस फिजिकल एक्सरसाइज की और ज्यादा नीड बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय हमारी बॉडी ग्रो और कर रही होती है। ठीक है, अब आता है हमारा न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट्स। ठीक है, अब देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ऐसी कौन कौन सी न्यूट्रिशन नीड्स तो एडोलेसेंट्स के लिए होनी ही होनी चाहिए ताकि वो फिट रहें। देखते हैं इसे। एडोलेसेंस इज ए स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एडोलेसेंस क्या एक ऐसी स्टेज है जहां पे जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, बहुत ही जल्दी ग्रो हो रही होती है, रैपिड ग्रोथ होती है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा होता है, रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये तो आप चैप्टर 6 में भी पढ़ के आए हैं इससे पहले। Hence the diet of an adolescent has to be carefully planned। इसलिए हर एक एडोलेसेंट की जो डाइट है उसे केयरफुली प्लान करके रखना चाहिए, ठीक है, ना वो ज्यादा अनहेल्दी हो, ठीक है, और हेल्दी अच्छे से हो। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट ए बैलेंस डाइट इज। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। रिकॉल दैट ए बैलेंस डाइट means that the meal include proteins, carbohydrates, fats and vitamins in requisite proportions। अब देखिए, बैलेंस डाइट को आपने इतना तो पढ़ रखा है कि बैलेंस डाइट में आपको क्या क्या होना चाहिए। सफिशिएंट आपको प्रोटीन मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, फैट मिलना चाहिए और विटामिन मिलना चाहिए, ठीक है, और मिनरल्स भी आपको सफिशिएंट अमाउंट में मिलने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मिनरल्स नहीं दिखाया, आपने पहले मिनरल्स भी पढ़ रखे हैं। आर इंडियन मील ऑफ रोटी, राइस, दाल, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स इज ए बैलेंस डाइट। अगर हम इंडियन मील की बात करें तो सबसे ज्यादा खाई जाती है, जैसे कि रोटी और राइस या दाल और उसके साथ वेजिटेबल्स, ये एक बैलेंस डाइट है, मतलब आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, राइस में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, दाल में आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, ठीक है।
मिल्क इज ए बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ, और मिल्क जो है वो खुद से एक बैलेंस्ड फूड है अपने आप से ही। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो फ्रूट्स क्या करते हैं, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड, और अगर हम इन्फेंट्स में बात करें तो मदर का जो मिल्क होता है वो उसे पूरा का पूरा नरिशमेंट दे देता है जो उन्हें नीड होती है। आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी, जिसे हम आंवला कहते हैं, आर गुड फॉर एडोलेसेंट्स। आयरन जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है वो ब्लड बनाते हैं, और आयरन जो आयरन रिच फूड होते हैं जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स हो गई, जैगरी हो गई, मीट हो गई, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, या फिर इंडियन गूसबेरी हो गई जिसे हम आंवला कहते हैं, ये सब एडोलेसेंट्स के लिए बहुत ज्यादा गुड होते हैं। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। अब आप एक काम कीजिए, आप अपनी मील में जो आप रोज खाना खाते हैं उसमें अपने आइटम चेक कीजिएगा। इज द मील बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस, जो मील आप खा रहे हैं क्या वो बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस है, वो आपको हार्म तो नहीं कर रही है, या उसमें ऐसा तो नहीं कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जितनी भी आपके सफिशिएंट न्यूट्रिशन आपको चाहिए वो सब उसमें है या नहीं है, आप ये चेक कीजिएगा। डज इट गिव does it include cereals which give energy and milk, क्या उसमें सारे के सारे सीरियल्स इस टाइप के इंक्लूड हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, एंड मिल्क, मीट, नट्स एंड पल्सेस विल प्रोवाइड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ, और आपकी मील में क्या मिल्क हो गई, मीट हो गई, नट्स और पल्सेस ये सब चीजें आपकी ग्रोथ के लिए इंक्लूड है उस मील में या नहीं है, ताकि आपको प्रोटीन मिले। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी, क्या उसमें फैट और शुगर हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, आप ये देख के बताइएगा। What about fruits and vegetables which are protective foods, और आप ये भी देखिएगा कि उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल सफिशिएंट प्रेजेंट है या नहीं है, जो जो हमें क्या कहते हैं, जिन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं, जो आपको अलग अलग डिसीज से बचाते हैं। चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स थ्रो वेरी टेस्टी should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional needs। ठीक है, तो इन्होंने कहा जो चिप्स या फिर पैक्ड फूड जो होता है, ठीक है, बहुत बल्कि ही बहुत टेस्टी हो, ठीक है, भले ही बहुत टेस्टी हो, लेकिन इनके वजह से कभी भी आपकी जो रेगुलर मील्स जो आप खाते हैं, रोटी सब्जी ये सब आप खाते हैं, ये कभी भी रिप्लेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आइटम्स हैं, ठीक है, ये जो चिप्स और पैक्ड फूड वगैरह आप लेते हैं इनमें एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, ठीक है, ज्यादा नीट मतलब इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट या फैटी ओनली सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है इनमें। सो ये हमारी बॉडी को नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं और हमारी बॉडी में हेल्थ जो हमारी बॉडी की हेल्थ को खराब करती हैं, तो इसलिए ये कभी भी हमारी जो नॉर्मल जो फूड होता है हमारा रोज का खाने वाला उसे कभी भी रिप्लेस नहीं होना चाहिए इनकी वजह से। एक्टिविटी 7.4, अब देख एक्टिविटी 7.4 आती है, मेक ए ग्रुप विद योर फ्रेंड्स। अब आप एक काम कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाइए, राइट डाउन द आइटम्स ऑफ फूड इन योर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर यू हैड ऑन द प्रीवियस डे। जो आइटम्स आपने कल खाए थे, आए फूड आइटम्स जो आपने कल खाए थे मतलब एक प्रीवियस डे, ठीक है, मान लीजिए आप आज बैठे हैं कहीं, आपने जो आज से पहले एक दिन पहले जो खाना खाया था आप उसकी लिस्ट बनाइए। आइडेंटिफाई द आइटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, आप उन आइटम्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपके प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑल्सो आइडेंटिफाइड द जंक फूड दैट यू कंज्यूम द प्रीवियस डे, और उसके बाद आप उस जंक फूड को भी आइडेंटिफाई कीजिए जैसे आपने प्रीवियस डे खाया था, ठीक है, तो आपको लिस्ट बनानी है। ऐसी ही आपकी एक्टिविटी 7.5, गेट आइडियाज फ्रॉम पिक्चर्स गिवन इन फिगर 7.6। अब आप इस फिगर 7.6 को देखिए, इसमें आपको कई सारे न्यूट्रिशियस आइटम्स ऑफ फूड बताए गए हैं। प्रिपेयर चार्ट ऑफ पोस्टर एंड पेस्ट देम इन द क्लास सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द डाइट फॉर एडोलेसेंट्स। अब आप इन इमेजेस के मदद से आप चार्ट बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप मीट देख सकते हैं, वेजिटेबल्स देख सकते हैं, फ्रूट्स, मिल्क और एग्स, और आप यहाँ पे ग्रेन्स देख सकते हैं अलग अलग। तो इनसे आपको क्या बनाना है, एक चार्ट बनाना है जो आपको अपनी क्लास में लगा सकें, ठीक है, और ताकि आप भी अवेयर रहें कि एडोलेसेंट्स के लिए कौन सी डाइट इंपॉर्टेंट है। यू मे यूज योर क्रिएटिव आइडियाज एंड प्रेजेंट इट लाइक एडवर्टाइजमेंट, आप इसे अपनी क्रिएटिव आइडिया की मदद से और सुंदर बना सकते हैं चार्ट को, और एडवर्टाइजमेंट की तरह उसे दिखा सकते हैं।
यू मे इवन ऑर्गेनाइज ए कॉम्पिटिशन ऑन दिस टॉपिक, और आप एक कॉम्पिटिशन में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्टिविटी 7.5। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आता है आपका पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए। एवरीवन शुड हैव ए बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे। ठीक है, आपको रोज बात करना चाहिए। ठीक है, बात लेनी चाहिए। आप जब रोज नहाएंगे तो आपकी बॉडी क्लीन रहेगी, स्पेशली एडोलेसेंट्स के लिए। इट इज मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेल। और टीनेजर्स के लिए तो रोज बात लेना और भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उससे क्या होती है, बॉडी की भी स्मेली होने लग जाती है। इसलिए आपको रोज नहाना चाहिए। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। आपके जो बॉडी का हर पार्ट है उसे अच्छे से वॉश करना चाहिए आपको, और रोज साफ करना चाहिए। इफ क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन्ड देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आप रोज अपनी बॉडी को क्लीन नहीं करेंगे तो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। गर्ल्स शुड टेक केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल फ्लो के वक्त क्लीनलीनेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। उन्हें अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का ट्रैक रखना चाहिए और प्रिपेयर रहना चाहिए पहले से मेंस्ट्रुएशन के ऑनसेट पर। यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स। गर्ल्स सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स यूज कर सकते हैं। चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ। हर पैड को आप 4 to 5 आवर्स में चेंज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के उस पे। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज कैसे एक बड़ा रोल निभाती है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्थी। अगर आप वॉक करते हैं, खेलते हैं एक फ्रेश एयर में, तो आपकी बॉडी क्या रहती है, फिट रहती है और हेल्थी रहती है। ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। हर एक यंग बॉय और गर्ल को वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और आउटडोर गेम्स को खेलना चाहिए। ठीक है, ये आपकी फिजिकल एक्सरसाइज था। अब एक बार हम पहले इस छोटे से फैक्ट बॉक्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो मिस taboos, do and don'ts। ठीक है, you have learned here that from the chapter 6 the scientific facts related to human reproduction। आपने कुछ ऐसे फैक्ट्स पढ़े थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में चैप्टर नंबर 6 में। there are many wrong notions which you should be able to discard as information as informed adolescent। अब ऐसे कई सारे रॉन्ग नोशंस होते हैं आपके आसपास जो जिन्हें आपको डिस्कार्ड करने चाहिए, ताकि क्योंकि आप समझदार एक एडोलेसेंट से, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो मिस टेबूज को यहाँ पर मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें जो झूठ मूठ में एक अफवाह की तरह फैली हुई हैं। Regarding bodily changes that adolescents experience, some of these are given below and you can argue why these are myths and not facts। आप इन्हें आर्ग्यू भी कर सकते हैं कि ये जो नीचे फैक्ट्स दिए गए हैं ये फैक्ट्स नहीं है, ये मिथ्स हैं। ठीक है, तो इन फैक्ट्स को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये सब फैक्ट्स गलत हैं जो फैक्ट्स रियल में नहीं है। ठीक है, ए गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये भी एक टाइप की अफवाह फैली हुई है कि एक गर्ल प्रेग्नेंट हो सकती है अगर वो बॉयज को देखे मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में। द मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। आपने क्रोमोसोम्स के बारे में जब पढ़ा था तो आपने तभी पढ़ लिया था फादर है, फादर का जो स्पर्म होता है वो ही चाइल्ड के सेक्स पर रिस्पॉन्सिबल होता है, मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ए गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये भी एक टाइप की मिथ्स एंड टबूज हैं। एक गर्ल को क्यों नहीं वर्क करना चाहिए मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में किचन में। यू मे केम अक्रॉस एनी मैनी अदर मिथ्स एंड टबूज, डिस्कार्ड देम। अगर इस टाइप के आपको और मिथ्स टबूज वगैरह देखने के लिए मिलते हैं तो आप उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिएगा, उन्हें हटा दीजिएगा अपने माइंड से, क्योंकि ऐसा रियल में कुछ नहीं है। ठीक है, अब आता है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, यू माइट बी नोइंग दैट इन आवर कंट्री द लीगल एज फॉर आवर मैरिज इज 18 इयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 इयर्स फॉर बॉयज। आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में जो मैरिज की लीगल एज होती है वो गर्ल्स के लिए 18 एज है और बॉयज के लिए 21 एज। ठीक है, दिस इज बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड। ऐसा इसलिए है कि जो 18 ईयर से नीचे की जो गर्ल्स होती हैं, टीनेज गर्ल्स, वो क्या होती हैं, वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर नहीं होती हैं मदरहुड के लिए।
अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द मदर एंड द चाइल्ड। अर्ली मैरिज और मदरहुड की वजह से क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है मदर को भी और चाइल्ड को भी। It also curtails employment opportunities for young women and may cause mental agony as she is not ready for responsibility of motherhood। इस समय क्या होता है, इस समय जब कोई भी एडोलसेंट गर्ल अगर प्रेग्नेंट हो तो उससे क्या होता है, उसके लिए आगे की अपॉर्चुनिटीज भी रुक जाती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यंग वुमेन के लिए, और मेंटल ऑर्गन भी उसे दिक्कत करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मदरहुड, वो एक मतलब मदरहुड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक यंग गर्ल उन्हें नहीं ले पाती है। ठीक है, अब आती है आपकी एक्टिविटी 7.6, कलेक्ट डाटा ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास हु एक्सरसाइज रेगुलरली एंड हु डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली। आप एक काम कीजिएगा, आपकी जो क्लास में चिल्ड्रन है उन सब की लिस्ट बनाइएगा कि कौन से चिल्ड्रन रेगुलरली काम का एक्सरसाइज करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। Did you notice any difference in their fitness and health? क्या आपने उनकी कभी हेल्थ और फिटनेस में कभी कोई डिफरेंस देखा है? प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, फिर आप एक रिपोर्ट भी बनाइएगा रेगुलर एक्सरसाइज की बेनिफिट्स पर। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक सी नो टू ड्रग्स। अब ड्रग्स को मना कीजिए। ड्रग्स अभी हम आपने हो सकता है आपको नहीं पता हो। So adolescence is a period of much activity in the body and mind, which is a normal part of growing up। देखिए adolescence एक ऐसा पीरियड है लाइफ का जिसमें हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही होती है और हमारे माइंड में भी, और एक नॉर्मल पार्ट है ग्रोइंग अप होने का। So do not feel confused or insecure। ठीक है, if anybody suggests you that you will get relief if you take some drugs, just say no as unless prescribed by the doctor। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप जब ग्रो हो रहे होते हैं, ग्रोइंग अप होता है, तो आपने तो देखा ही कि ये एक ऐसा टाइम है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही होती है, हमारे माइंड में भी। उस टाइम कई बार क्या होता है, आपको जो माइंड है आप जो है वो थोड़ा कंफ्यूज फील करने लग जाते हैं और इनसिक्योर फील करने लगते हैं। अगर आपको इस चीज से बचने के लिए कोई ये सजेस्ट करे कि आपको रिलीफ मिलेगा अगर आप ड्रग्स लेंगे, तो आपको उस टाइम बिल्कुल नो से कर देना है। ठीक है, आपको बिल्कुल नो कह देना है जब तक आपको कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करे। क्यों मना कर देना है, कई बार ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं या फिर कोई भी बाहर का कोई भी पर्सन आपको ड्रग्स के सजेस्ट कर सकता है, तो आपको बिल्कुल नो कह देना है। क्यों करना है, क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं एडिक्टिव होती हैं। एडिक्टिव का मतलब ये है, अगर आपने एक बार ड्रग्स खा ली तो आपको बार बार उसकी क्या पड़ जाती है, बार बार उसको लेने की आदत पड़ जाती है, और आप उससे पीछा छुड़वाना मतलब आपके लिए बहुत भारी हो जाता है। ठीक है, और आपकी बॉडी को ये कंट्रोल करने लगती हैं, एक तरीके से आपके माइंड को कंट्रोल करने लग जाती हैं और आपकी बॉडी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इफ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। अगर आप उसे एक बार खा लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा आपको बार बार खाते खाते ही रहना है उसे, मतलब अगर आपने एक बार उसे खा लिया तो आप दूसरी पीस को उसके उठाए हुए बिना नहीं रह सकते। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, वो बॉडी में इतना हार्म पहुंचाती है, मतलब बहुत ही लंबा तरीके से वो आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचाती हैं। दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो आपकी हेल्थ को भी रूइन कर देती हैं, खराब कर देती है, और हैप्पीनेस को भी रूइन कर देती हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी पर्सन आपको ड्रग्स वगैरह लेने का सजेस्ट करे तो आपको बिल्कुल उसे मना कर देना है। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स विच इज कॉज्ड बाय डेंजरस वायरस HIV। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसे हम AIDS एड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बीमारी है बहुत ही हार्मफुल वायरस और डेंजरस वायरस से होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, HIV वायरस से होती है। This virus can pass on to a normal person from an infected person by sharing the syringes used for injecting drugs। अब देखिए जो वायरस है ये किसी भी एक नॉर्मल पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है अगर कोई भी सेम सिरिंज यूज की जाए ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए, या फिर हम इसे कह सकते हैं ये जो वायरस है ये एक इन्फेंट को भी ट्रांसफर हो सकता है उसी की मदर से मिल्क फीड करते वक्त। The virus can also be transmitted through sexual contact with a person infected with HIV। और ये जो वायरस है ये तब भी ट्रांसमिट हो सकता है अगर कोई पर्सन किसी ऐसे पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट करता है जो HIV से इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो ये था आपका AIDS एड्स वायरस के बारे में, HIV वायरस को कॉज करता है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी होता है फिनिश। हमने इस चैप्टर में क्लास 8 में चैप्टर नंबर 7 में कई सारी चीजें पढ़ी।
हमने हाँ कई सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और हेल्थ के बारे में पढ़ा, प्लस हमने एडोलेसेंस और प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने टाइम में आपको क्या करना है, हमारे चैनल पेज को विजिट कर लेना है, जहां पर आपको हमारी क्लास 6 से 12 की सारी वीडियो अवेलेबल मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे।